Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Srivastava. Student, hope you all are fine and safe and using your time in good things and studies. जैसा कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि इस समय CTET का टाइम नजदीक है और हम सभी प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं CTET की। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ने ऑप्ट किया है सोशल साइंस एंड स्टडीज तो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे बहुत से चैप्टर विद MCQs। और इस समय जो मेरा पार्ट चल रहा है वो हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है। सोशल साइंस एंड स्टडीज का जो सेक्शन है उसमें मैं हिस्ट्री वाले पार्ट पे चल रही हूँ, जिसके मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं विद MCQs। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ 4th चैप्टर हिस्ट्री के पार्ट का, जो कि है इमर्जेंस ऑफ एम्पायर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो चलिए जानते हैं इस चैप्टर की क्या हिस्ट्री रही है और क्या है इसके MCQs। स्टूडेंट्स, बात करते हैं इमर्जेंस ऑफ एम्पायर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और कल्चरल एक्सचेंज में। तो इसको आप देख सकते हो कि इसको एक तरीके से सेकेंड अर्बनाइजेशन के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि जैसे कि हम लोग के पहले के चैप्टर में हमने देखा था कि हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो इज ऑल्सो नोन फॉर अर्बनाइजेशन और वेल कल्चर स्ट्रक्चर्ड आर्किटेक्ट। तो उसको कहीं ना कहीं फर्स्ट माना जाता था और देन उसके बाद आपका जो एम्पायर्स आने शुरू हुए थे तो सेकेंड अर्बनाइजेशन शुरू हुआ था। फिर इसमें जो मगध थे उनका एक तरीके से प्रभुत्व निकल के आया था और जो जगह थी उसको जनपद में कन्वर्ट किया था। जनपदा होते थे और जनपद जो होता था उसका लिटरली मीनिंग होता था, जो कि जन और पदा 2 शब्दों से मिलके बना था। जन का मतलब होता था जनरल पॉपुलेशन और पदा प्लेस ऑफ हैबिटेट, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे जनरल पॉपुलेशन रहती है उसे जनपद के नाम से जानते थे। तो जनपद प्लेस ऑफ हैबिटेट ऑफ द जनरल पॉपुलेशन होता था। क्लोज कम्युनिटी ऑफ द पीपल होती थी। जो जनपद होता था उसमें लोगों का एक क्लोज समुदाय होता था। परमानेंट और सेमी परमानेंट बेस पे रहते थे, हमेशा के लिए रहते थे, उस समय रहते थे। फिर वहां से खाना बदोश की तरह एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रेड और बिजनेस की जगह में ये मूव करते थे। किंग एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द टेरिटरी, और जिस सीमा पे ये होता था उस सीमा का एक राजा होता था जो उनको प्रोटेक्ट करता था, उनकी रक्षा करता था। क्षत्रिय एज अ प्रोटेक्टर हैड एन इम्पोर्टेंट पोजीशन इन द सोसाइटी। जैसा कि हम लोग ने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था कि समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया था और जो क्षत्रिय थे उनका जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उस टेरिटरी की रक्षा करना था, बिकॉज दे वर वेरी पावरफुल। तो इस क्योंकि वो पावरफुल थे और उनको पूरा प्रोटेक्शन का अधिकार था, इसलिए उस समय सोसाइटी में उनकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गई थी। तो ये तो है इंट्रोडक्शन अबाउट इमर्जेंस ऑफ एम्पायर। चलिए इसमें और आगे जानते हैं हम। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं महाजनपद के बारे में, क्योंकि अभी हम लोग ने जाना जो प्लेस जहाँ पे जनरल पॉपुलेशन रहती थी उसे जनपद के नाम से जाना जाता था। लेकिन ऐसे प्लेस जहाँ पे जनरल पॉपुलेशन रहती थी और कुछ समय के बाद वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए वो प्लेस, तो वो अपने आप महाजनपद में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उनकी टेरिटरी एक तरीके से अपनी सॉलिड हो गई थी, उनका प्रोटेक्शन, उनका ट्रेड, उनकी एग्रीकल्चर काफी एक तरीके से साउंड हो गई थी, तो वो कन्वर्ट हो गए जनपद से महाजनपद में। तो 6th सेंचुरी BC के लगभग ये सारी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न यूपी टू ईस्टर्न यूपी, और स्पेशली महाजनपद पे वो प्लेसेस आते थे जहां पे सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होती थी, बेटर रेनफॉल होते थे, नेचुरल रिवर होती थी, बेटर फॉर एग्रीकल्चर होते थे एंड एक्टिविटीज एज वेल एज कैटल रेयरिंग, क्योंकि इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा बिजनेस किया जा सकता था, ट्रेडिंग अच्छी हो सकती। तो ऐसे प्लेस कहीं ना कहीं जनपद से महाजनपद में कन्वर्ट होते गए। और इसमें एक चीज और भी हमें देखने को मिलती है, महाजनपद जो प्लेसेस थे वहां पे आयरन प्रोडक्शन पे भी फोकस किया जाने लगा था। तो ओवर टाइम फ्यू जनपद ग्रेजुअली बिकम वेरी पावरफुल पॉलिटिकल एंड लार्ज इन टेरिटरी एंड नोन एज महाजनपद। महाजनपद कुछ आप ये नहीं कह सकते कि इसे बनाया गया था। आफ्टर सर्टेन टाइम जो जनपद थे जब वो काफी पावरफुल हो गए थे पॉलिटिकली और टेरिटोरियल बेस पे, देन वो अपने आप महाजनपद में कन्वर्ट होना शुरू हो गए थे। तो 16 महाजनपद हमें उस समय के देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 16 महाजनपदस, मोस्ट ऑफ द महाजनपदस वर मोनार्कल इन नेचर, राष्ट्रीय थे अपने प्रकृति में। मोनार्कियल जो था सिंगल हेरिडिटिकल किंग होते थे। मोनार्कियल ऐसा प्लेस होते थे जहां पे सिंगल राजा होता है जो कि ओवरऑल देखता है, मोस्ट पावर होती है उसके पास और डिसीजन मेकिंग होती थी उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए। सम ऑफ देम आर आल्सो कॉल्ड गाना एंड संघा। जो महाजनपद की जिसकी हम बात कर रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे थे जिनको हम गाना या संघा के नाम से भी जानते हैं।
सो स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने जाना कि कैसे जनपद से जो लोकेशन थी या जो हैबिटेट ऑफ पॉपुलेशन था वो महाजनपद में कन्वर्ट हुआ, तो उसमें से एक बहुत ही फेमस महाजनपद था जिसे कि वाजी के नाम से हम जानते हैं। तो वाजी एंड द राइज ऑफ मगध। वाजी जिसका लिटरली जो मीनिंग होता है वो होता है पास्टोरल नोमेड, यानी कि जो खाना बदोश या देहाती खाना बदोश टाइप के लोग होते हैं उसे वाजी कहते हैं, उसका लिटरल मीनिंग होता है। और जो वाजी है उसके जो प्लेस है वो नॉर्थ ऑफ द गंगा बेसिन, यानी कि स्पेशली बिहार में ये पाया गया था। और वाजी जो था वो एक तरीके से 8 क्लेन का संगम था, संघ था एक तरीके का, जिसमें कि 8 क्लेन यानी कि हैबिटेट ऑफ पर्सन या पॉपुलेशन था, जिसमें कि स्पेशली थे विदेहास, लिच्छवीज, जंत्रिकास, उग्रास, भोगास एंड कौरवास एंड वकास। ये 8 क्लेन थे जो कि मिलके वाजी बने थे, और वाजी इज ऑल्सो नोन एज ए महाजनपद। तो 6th सेंचुरी बीसी टू 4th सेंचुरी बीसी फिर क्या हुआ कि ये जो मेजर जो महाजनपद थे उनमें फाइट शुरू हुई कि कौन बड़ा है, कौन ज्यादा पावरफुल है। तो फाइट फॉर सुप्रीमेसी वाज मेनली बिटवीन द 4 लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल महाजनपद, जिसमें था मगध, कोसला, अवंती एंड वास्ता। तो इन सब में फाइट होनी शुरू हुई, और फाइट होने के बाद जो इमर्ज यानी कि जो जीवित रहा, जो कि फाइट से लड़के बाहर निकला और अपने अस्तित्व को बनाया, वो था मगध। मगध इमर्ज विक्ट्रीज एंड वाज एबल टू गेन फुल सॉवर्चुनिटी। इसने पूरी संप्रभुता के साथ विक्ट्री को गेन किया और एक पावरफुल महाजनपद बनके मगध निकला। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं मौर्य डायनेस्टी की। डायनेस्टी वंशज थे मौर्य के, क्या थे, कौन थे मगध को आगे चलाने वाले। तो 3 इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं जिनके नाम थे चंद्रगुप्ता, बिंदुसार एंड अशोका। तो चंद्रगुप्त के पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोका। अशोक वाज वेरी फेमस, और उनका जो वे ऑफ रूलिंग था वो इतना डिफरेंट था कि वो आज भी उसको लोग याद करते हैं, बहुत ही फेमस है। तो मोस्ट लिटरली सोर्सेज आर अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य एंड इंडिया ऑफ मेगास्थनीज, जिससे हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं। अर्थशास्त्र टेक्स्ट ऑफ स्टेटमैनशिप, उस समय जो अर्थशास्त्र बताई गई थी उसका जो टेक्स्ट था वो स्टेटमैनशिप पे थी। एडवाइस टू किंग, पर्पस ऑफ रूल ऑफ ए लैंड, कैसे एक किंग को रूल करना चाहिए, क्या पर्पस होना चाहिए, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ अ किंग एंड रूलर, ये सारी चीजें अर्थशास्त्र में हमें देखने को मिलती हैं। अशोका प्रेफर प्लेस एंड कोऑपरेशन रादर देन वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसा कि चंद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार हुए, फिर उसके बाद अशोका आए मौर्य डायनेस्टी को आगे संभालने के लिए। तो जो अशोका थे वो पीस को ज्यादा प्रेफर करते थे वॉर और कॉन्फ्लिक्ट की जगह पे। हिज पॉलिसी वाज धामा। धामा को हम जानेंगे, उनकी जो ओवरऑल पॉलिसी थी रूल करने की वो धामा थी। धामा का मतलब है कि अच्छा या ऐसा बिहेवियर जो सोसाइटी के लिए बेटर हो। कोड ऑफ कंडक्ट थे धामा में, कैसा बिहेवियर चाहते हो, तो उनकी पूरी पॉलिसी धामा पे डिपेंडेंट थी। अदर लैंड जहाँ पे इन्होंने धामा को एक तरीके से सर्कुलेट किया या फेमस किया था वो सीरिया था, इजिप्ट था, ग्रीस था एंड श्रीलंका था। आफ्टर हिज डेथ एम्पायर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अशोका की डेथ के बाद जो मौर्य डायनेस्टी का पूरा एम्पायर था वो 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गया। ईस्टर्न पार्ट दशरथा एंड वेस्टर्न पार्ट संप्रति। तो इस हिसाब से 2 पार्ट में आफ्टर अशोका's डेथ जो मौर्य डायनेस्टी थी वो डिवाइड हो गई थी। सो जैसे कि अभी हमने बात करी कि अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट किंग एट द टाइम ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो ग्रेटेस्ट किंग की इन्हें पदवी प्राप्त है। इंडियन हिस्ट्री में ओवरऑल इनको ग्रेटेस्ट किंग के नाम से जाना जाता था, और इन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी वो धामा थी। जैसा कि अभी हमने बात करी, धामा का जो लिटरल मीनिंग है वो सोशल ड्यूटी है, कोड ऑफ कंडक्ट है एंड आइडियल सोशल बिहेवियर। एक समाज में रहने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए क्या एग्जैक्ट बिहेवियर होना चाहिए, ये धामा के अंतर्गत
बताया गया है। Dharma did not involve worship of God. सिर्फ ये भगवान की पूजा को ही अपने में इन्वॉल्व नहीं करता है, ये इसको एग्जैक्टली इन्वॉल्व करता ही नहीं है। ये एक्चुअली बुद्धिज्म को फॉलो करते थे और सेकुलर थे इन नेचर, किसी भी धर्म विशेष पे ये बल नहीं देते थे। कंप्लीट डिस्कार्ड ऑफ वायलेंस, बैन ऑन एनिमल सैक्रिफाइसेस। पहले जैसा कि हमें पता है कि एनिमल सैक्रिफाइस भी बहुत ज़्यादा होता था भगवान को मनाने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए, तो उन सब चीज़ों को इन्होंने एक तरीके से बैन कर दिया था, वायलेंस को बैन कर दिया था। और जनरल वेलफेयर की चीज़ें इन्होंने अपने रूल में किए हैं, लाइक हॉस्पिटल बनवाना, इंस बनवाना, रोड्स बनवाना, वेल्स बनवाना, ताकि ये जो आम जनता है जो कि इनको एक किंग बनाई है उसकी जितनी से जितनी ज़्यादा सेवा कर सके। इसीलिए अशोका का जो पूरा डायनेस्टी थी या उनके जो पूरा ओवरऑल किंगडम था वो बहुत ही फेमस रहा है। तो ये तो स्टार्ट हमने किया स्टूडेंट अपना 4th चैप्टर इमर्जेंस ऑफ एम्पायर इन इंडिया। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे और इसके MCQs के साथ इस चैप्टर को ओवरऑल कंप्लीट करते हैं। तो आप तब तक अपना ख्याल रखिए और प्लीज अपने टाइम को सही से मैनेज ढंग से स्टडी के लिए यूज करिए। नो डाउट वी विल क्रैक CTET। टिल देन टेक केयर एंड बाय।